इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और यदि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। जैसे Zn2 पॉजिटिव क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक। तो देखो एक इसका और इसी टाइप का एक कलर का भी कर सकते हैं, कलर Zn भी डायमैग्नेटिक, Zn2 पॉजिटिव भी डायमैग्नेटिक, ठीक है। हाँ, तो जैसे अब स्कैंडियम है ना 3 पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, स्कैंडियम में क्या होता है 3d1 है ना Sc का और 4s2, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें 0 का मतलब है इसके आगे क्या रहता है, एर्गॉन रहता है ना, उसके आगे के रहता है, इसका मतलब सभी क्या होंगे, पेयर्ड ही होंगे, तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो कलर के जो क्वेश्चंस है ना, वो कलर के क्वेश्चंस भी हम इससे कर सकते हैं, और सेम यही यदि उसका है कि वाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड शो कलर, तो उसका भी ये आंसर लिखना है, बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन, हाँ ठीक है। तो वो उससे करते हैं हम, जो वो होता है T2GEG, उस पर बेस्ड है कि वाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड शो कलर, है ना, तो उसका भी ये आंसर लिखना है, और वाई ये ट्रांजिशन मेटल आयन शो कलर, है ना, तो इनका भी आंसर क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। हाँ बस देखो इसका आंसर तो इतना ही लिखना है, बस डी डी ट्रांजिशन, इसके अलावा कुछ भी मत लिखना इसमें, है ना। अब ऐसा पूछें कि वाई है ना SCCl3 ZnCl2 ZnO आर वाइट, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि वाई ZnO, नहीं वाइट क्यों है, ये वाइट मतलब कलर नहीं है ना अभी, है ना, कलर नहीं है ना, तो कोई भी कलर जब नहीं होगा जबकि D0 या D10 हो ना, तो D0 D10 वाले हमेशा क्या होंगे, कलरलेस, है ना, D0 D10 वाले क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है ना, तो या तो क्या होंगे कलरलेस, है ना, अभी यहां से करो कंटिन्यू, ठीक है। तो D0 और D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस, कलरलेस या फिर वाइट, है ना, क्योंकि सॉलिड में जनरली कलरलेस चीजें वाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यदि इसका है कि वाई ZnO SCCl3 ZnCl2 आर कलरलेस या वाइट, है ना, तो इसमें D0 या D10, लेकिन अब मान लो पर्टिकुलर ही आ गया SCCl3, तो फिर आपको ये करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे SC क्या है, 3 पॉजिटिव है, तो SC 3 पॉजिटिव में क्या होता है, D0, या Zn2 पॉजिटिव है तो इसमें क्या होता है, D10, है ना। तो ये 2-4 ही पूछते हैं, Cu पॉजिटिव तो ये भी D10 हो जाता है ना, तो मोस्टली इन्हीं के पूछते हैं ना कि ये कलर्ड क्यों नहीं है ना, तो उसमें ज्यादातर SC Zn या Cu के ही कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन बाकी किसी और में भी, है ना, D0 या D10 हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, कलरलेस, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये 2 क्वेश्चन, इसके ये इसके चांस ज्यादा है कलर वाले के, है ना, इसके पूछने के चांस है, ठीक। हाँ, फिर अब इसके बाद देखो अब इसमें कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है ना, जिन पे हमको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ देखो फिक्स इनके आंसर्स हैं कई सारों के, है ना, जैसे पैरामैग्नेटिक का हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, कलर का भी हो गया, जनरली अनपेयर्ड ही होंगे, D0 और D10 को छोड़ के सब में अनपेयर्ड ही होंगे, है ना, तो वो भी एक तरह से, है ना, कभी कभी बाई चांस नहीं ध्यान रहे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो लिख ही देना, इसमें ज्यादातर के आंसर्स में है इसमें, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर एक क्वेश्चन देखो इसमें साइज का पूछते हैं, सिमिलर साइज, है ना, कि जो हमारा रेडियस होता है, तो रेडियस जो होता है वो देखो इस टाइप का कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे ग्राफ देके पूछ लें कि ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ना, इस टाइप का लिख देंगे 3D 4D 5D, है ना।
हाँ थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ठीक है, आखिरी आखिरी, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, रेडियस को, है ना, इस टाइप का ग्राफ बस इसी में है ना, रेडियस में, ठीक है। तो ये किसको शो करता है, एटॉमिक रेडियस या साइज कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, उसको शो करता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बता रहे, देखो एक तो इससे ये भी पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं है, चेंज नहीं है साइज का इनमें, है ना, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, कि अलोंग द सीरीज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रही है, और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कि अलोंग द सीरीज साइज डिक्रीजेस, है ना, कि डिक्रीज हो रही है, और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ऊपर बना है लेकिन वो डाउन द ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि उनका साइज ज्यादा है। हाँ मगर फिर भी है तो डिक्रीज, इसमें कॉपर तक तो डिक्रीज होता है, ठीक है, उसके बाद जिंक का थोड़ा ज्यादा हो जाता है, नहीं वो मेल्टिंग पॉइंट में लिखा हुआ है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, उनमें, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें डिक्रीज ही लिखा हुआ है, ठीक है, देखो इसमें ना, तो ये ऐसा, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। मगर ये अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि 4D एंड 5D का सिमिलर क्यों है ना, कि वाई साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर सिमिलर, है ना, तो इसका आंसर बस हमको ये लिखना है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब इसमें लेकिन इससे भी ज्यादा चांस है इस फॉर्म में इसको पूछे कि वाई ZR एंड HF आर सिमिलर साइज, ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या उसको पूछे या इसको पूछे ना, दोनों के आंसर लगभग हमें यही लिखना है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये अब वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अभी थोड़ा बाद में F ब्लॉक में कर लेंगे उसको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, बाकी आपको आंसर से भी इतना ही लिखना है कि ड्यू टू लेंथेनाइड, तो जब भी सिमिलर साइज का कोई भी क्वेश्चन आए, है ना, तो उसका आंसर यही है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हाँ ZR एंड HF, इन्हीं का, इन दोनों का पूछते हैं, बजाय कि 3D 4D 5D ऐसा लिखने के, ये ज्यादा पूछते हैं, ठीक। तो इट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो HF होता है उसके पहले लेंथेनॉइड्स हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। तो रेडियस, अब रेडियस पे एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि वाई ZN हैज मोर रेडियस या साइज देन CU, है ना, CU से ZN का साइज ज्यादा क्यों, कि वाई ZN हैज मोर साइज देन CU। हाँ तो इसमें क्या होता है, अब देखो अभी हमने देखा था कि ZN क्या होता है, पूरा फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, 3D10 4s2, तो ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हर एक का जो एंड एंड के हैं उनके साइज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो रेडियस में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं हमको, है ना, कि साइज और इस पर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि ZN का साइज क्यों कॉपर से ज्यादा होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि ZN के में पूरा कंप्लीटली फील्ड होते हैं, तो पूरे इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में फील्ड होने से रिपल्शन ज्यादा होता है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर जाएंगे, तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसका आंसर क्या लिखना है, मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, नहीं उसका नहीं होता साइज, फुल्ली फील्ड के ही, है ना, उनका तो हाफ फील्ड क्यों होता है ना, उसका रीजन है कि वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, स्टेबल का साइज से रिलेशन नहीं ना, कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है, कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, है ना, क्योंकि उसका, अब उसका रीजन देखो नहीं पूछेंगे, है ना, क्योंकि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में था वो सब, है ना, कि मोर सिमेट्री,
और मोर एक्सचेंज एनर्जी, वो उसका रीजन होता है लेकिन नहीं पूछेंगे वो इधर, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक। तो इसका ध्यान रखना। हाँ, वो एक क्वेश्चन देखो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और पूछ सकते हैं कि व्हाई देयर इज इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नहीं, वो नहीं आएगा। इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जैसे D5 क्यों हो गया क्रोमियम में, कॉपर में D10 क्यों हो गया, ये नहीं, इसका आंसर वो नहीं होगा। वो उसका आंसर होगा मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन। इसका आंसर होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D0, D5 एंड D10, है ना। तो इनका वैसे इसमें तो D5 और 10 ही लिख दो, है ना। F में लिखते हैं F0 वाला भी, ठीक है, ऑफ D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसके कारण हुआ ना, क्रोमियम में D5 हो गया और कॉपर में D10 हो गया, ठीक है। तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने से कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी इरेगुलरिटी आई। जैसे PD भी था तो उसमें भी D10 हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D5 एंड D10, है ना, क्या हो जाता है, देयर इज इरेगुलरिटी इन ये। यहीं पे उसका भी लिख लो, व्हाई देयर इज इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स या लैंथेनॉइड्स। Why there is irregularity in the electronic configuration of lantanoids, actinoids, F block, कुछ भी देखो लिखे, है ना। तो उसमें जरूर ये वाला भी ऐड करना, F0 because of extra stability of F0, F7 and F14, है ना, इनमें भी होते हैं। अभी F0, F7 and F14 कॉन्फ़िगरेशन, है ना, F0, F7 and F14 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है, ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण, जैसे वो GD में हो गया, है ना, F7 के कारण D में एक चले जाता है। खैर एग्जाम्पल्स नहीं देना है हमको, है ना, कि सिर्फ बस आंसर लिखना है इसका, ठीक है, कि इनकी एक्स्ट्रा F7 हाफ फील्ड हो जाता है, F14 फुल्ली फील्ड हो जाता है, और F0 में जनरली नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये है ना। फिर इसके बाद देखो इनमें मेल्टिंग पॉइंट का एक है ना, मेल्टिंग पॉइंट का तो ऐसे ग्राफ पे उसमें भी दे रखा है सैंपल पेपर में, है ना। मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बना के सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ। ज्यादातर वैसे जो क्वेश्चन उसी फॉर्म में आए हुए हैं जो सैंपल पेपर में जो अभी तक पेपर आए ना, जनरली वैसे ही आए, उतने मार्क्स उतने उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी, मतलब रिप्लेस कर दिया बस क्वेश्चंस को उन्होंने, है ना, बिल्कुल वैसा का वैसे ही दिए हुए, ठीक है। तो सैंपल पेपर में जिस टाइप की मार्किंग है वही मार्किंग के आएंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है फर्स्ट इंक्रीजेस, है ना, फिर ये एक एक्सेप्शन आता है और देन डिक्रीजेस, है ना। तो हमको तो लिखना तो ट्रेंड यही है, इंक्रीज देन डिक्रीज, ना, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड, है ना, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, इन दोनों के ग्राफ बिल्कुल सिमिलर ग्राफ है, ठीक है। हाँ, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक ही जैसे ग्राफ बने हुए हैं, है ना, मेल्टिंग पॉइंट और इसके। लेकिन क्या है देखो उसके नीचे जो क्वेश्चंस होंगे ना उससे डिसाइड कर लेना, उसमें पूछा होगा कि विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे होंगे, है ना। तो 3D का हमको देखो पूरा करना है, 3D सीरीज का, ये 3D का ही ग्राफ है ना। 4D का इस टाइप से हो जाता है ना, और 5D का तो एकदम ऐसे होके इधर आ जाता है, ठीक है। और बस देखो एक तो इसका पीक कर लो कि इसमें टंगस्टन होता है ना, सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये एक कर लो, बाकी 3D का करो, है ना, कि 3D में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज, तो वो कौन सा आएगा, क्रोमियम, ठीक है। इसके टॉप पे क्या है, क्रोमियम, टंगस्टन,
W। ठीक है, तो 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे एक एक मार्क के, कुछ भी है ना इस टाइप के। तो हाईएस्ट होता है इसका और लोएस्ट होता है Zn का, ना लोएस्ट। 3D में सबसे तो कौन सा होगा, मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी लिक्विड ही होता है। ठीक है, तो ये ना Zn का हो जाएगा 3D सीरीज में सबसे कम। ठीक है, और क्रोमियम का हो जाएगा सबसे ज्यादा। अब इनके रीजन पूछ सकते हैं ना कि क्यों ज्यादा है क्यों कम है, तो देखो इसका भी रीजन वही हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मेटल मेटल बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग ना, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग। हाँ तो मेरे हाँ मैंने देखा। तो ठीक है, मैं इसकी देखो वो भी सेंड कर दूंगा एक बार, है ना, जितना मैं समझा देता हूँ फिर मैं कर दूंगा इसकी ना, आज ही कर दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसे। तो स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग ड्यू टू मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ये मैं बताया कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा का, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्रोमियम का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बस देखो ये एक एक्सेप्शन है। अब ये भी पूछ सकते हैं एक्सेप्शन किसका है, तो मैग्नीज, 3D में ही पूछेंगे देखो, है ना, तो क्या हो जाएगा Mn ना, ये क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा क्योंकि इसमें भी अनपेयर्ड 5 है, उसके बावजूद इसका कम है। ठीक है, तो क्रोमियम का क्यों सबसे ज्यादा है, टंगस्टन का क्यों सबसे ज्यादा है, बिकॉज दे हो मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मेटल मेटल बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। जिंक बिल्कुल वो बनाई हुए नहीं है, ऐसा है एकदम नीचे ही है। ठीक है, ये देखो ऐसे इधर आएगा Fe, है ना, कोबाल्ट, निकल, फिर इधर कॉपर और फिर उधर एकदम नीचे बस 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 वही मेन। ठीक है, तो देखो है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रीजन है इसका। ठीक है, अब वो देखो जिंक का क्यों कम है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, है ना, कि उसके सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड हो। ठीक है, Zn में, मर्क्यूरी में, इनमें सब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, इसलिए इनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। ठीक, अब सेम आंसर किसका आएगा, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का। हाँ, बिकॉज ऑफ, दो लिखना तो बस यही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वीक मेटल मेटल बॉन्डिंग, है ना, बिकॉज ऑफ वीक मेटल मेटल बॉन्डिंग, है ना, इसलिए होता है, क्योंकि रीजन तो वही है। अब लेकिन ये एक्सेप्शन है, देखो नेचुरली वो इस टाइप का लेटाइस बना हुआ है कि क्लोज पैकिंग उसकी बहुत ही वीक होती है, क्लोज पैकिंग इन्हीं पे डिपेंड करती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो वीक क्लोज पैकिंग वर्ड भी लिखा जा सकता है और ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए Mn का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है ना। अब एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, व्हाई एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई, है ना, जैसे एस के कंपेयर में इनकी हाई होती है। ठीक है, व्हाई एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हाई, है ना, ज्यादातर की ज्यादा ही होती। ठीक है, तो देखो रीजन वही, कौन सा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग, बहुत कॉमन से रीजन है इसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग, ये वर्ड भी लिखना है ना, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड, है ना, इसलिए ज्यादा होती है। अब वही 3D में सबसे ज्यादा क्रोमियम की होगी, है ना, क्योंकि सेम ऐसा कैसे ग्राफ है। ठीक है, जिंक की कम होगी क्योंकि उसमें है ही नहीं अनपेयर्ड।
ठीक, तो देखो ये एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन में है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसके ज्यादा चांस है मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक, तो ये ग्राफ भी ध्यान रखना है और ऐसे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है इसमें, है ना, एक दो छोटा से करके फिर मेन है ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, व्हाई दे आर गुड कैटलिस्ट, है ना, गुड कैटलिस्ट। है ना, तो कोई भी अच्छे कैटलिस्ट के लिए, सॉलिड का अच्छा कैटलिस्ट होने के लिए क्या चाहिए, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए और एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सरफेस पे रिएक्शंस करवानी है उसको। तो जितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन पावर होगा उतने अच्छा कैटलिस्ट होगा। ये ऐसा नहीं कि इसके लिए, सभी चीज के लिए, सरफेस केमिस्ट्री में भी यही है, मगर वो कैटलिस्ट का पोर्शन उधर से हटा लिया, है ना। तो फॉर अ सॉलिड कैटलिस्ट, है ना, मोर सरफेस एरिया, मोर एड्सॉर्प्शन पावर इज रिक्वायर्ड, है ना। तो इनमें वो दोनों ही होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, गुड कैटलिस्ट, बिकॉज, है ना, सो दे आर गुड कैटलिस्ट। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, है ना, तो उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज दे हो लार्ज सरफेस एरिया एंड मोर एड्सॉर्प्शन पावर, है ना। एड्सॉर्प्शन नहीं होगा तो सॉलिड कैटलिस्ट काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मोर एड्सॉर्प्शन पावर। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन एक उसमें बहुत आया हुआ है कि रोल ऑफ डिसॉर्प्शन, है ना, जो आपने पूछा था ना, तो वो उसमें सरफेस केमिस्ट्री में आया हुआ है। ठीक है, तो डिसऑप्शन से क्या होता है, डिसऑप्शन मतलब इसमें जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो इस मेटल से अलग हो जाए, उसको बोलते हैं डिसऑप्शन, है, क्योंकि जब तक ये प्रोडक्ट अलग नहीं होगा तो नया रिएक्टेंट इस पर अटैच ही नहीं होगा, है ना। तो डिसऑप्शन क्या काम करता है, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सो दैट कैटलिस्ट इज अगेन रेडी टू एड्सॉर्ब मोर रिएक्टेंट। नहीं, ये डिसऑप्शन का काम है, लेकिन अब सरफेस में से ये पोर्शन हटा दिया तो शायद ये क्वेश्चन नहीं आए, है ना। ठीक है, तो ये है ना, तो एड्सॉर्प्शन इज मेन थिंग, है ना, इसके कारण ये वैसा होता है। ठीक है, फिर इसमें देखो एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड पे कभी पूछ सकते, है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मतलब क्या होते हैं, जो ये जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, क्या सब थोड़े बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके लेटाइज जो होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, बीच बीच में थोड़े से गेप्स होते हैं, है ना, जैसे ये एफ ई अरेंज होंगे, जैसे बीच में गेप्स आएंगे। तो इन गेप्स में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट है, हाइड्रोजन है या कोई बोरॉन है ना, कार्बन है, वैसे ट्रैप हो जाते हैं उसमें, रिएक्शन नहीं होती है, ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे प्योर रहते हैं ये, है ना, लेकिन उसमें ट्रैप हो जाते, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना। इन गेप्स का नाम होता है इंटरस्टिशियल साइट्स, है ना, इन गेप्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, है ना, या वॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ना। तो स्मॉलर एटम like hydrogen, boron trap into the voids or interstitial site of lattice of transition metals, है ना। ये smaller atom like hydrogen, boron trap into the interstitial sites of lattice of transition metals या एलिमेंट्स, कुछ भी लिख दो, दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद भी ये हाइड्रोजन क्या रहेगा, प्योर रहेगा, है ना। तो दे आर द सोर्स ऑफ प्योर हाइड्रोजन, बोरॉन, इनके सोर्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुई, रिएक्शन नहीं हुई, रिएक्शन नहीं हुई तो ये कैसे होते हैं, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक ना। कोई भी चीज रिएक्शन के बाद जो बनता है उसकी वैलेंसी को बैलेंस करके उनको बोलते हैं स्टाइशियोमेट्रिक, NaCl, है ना, ये स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक, मतलब
हाइड्रोजन और Fe का कोई वैलेंसी से कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी हो सकता है, FeH 2.5 ऐसा, है ना, ठीक है। मतलब हर एक Fe के लिए या हर 100 Fe के लिए 250 हाइड्रोजन हो गए, या 100 Fe के बीच में 250 हाइड्रोजन ट्रैप है ना, इसका ये मीनिंग, ठीक है। तो बहुत छोटा होता है, तो ये कोई वो नहीं है, कुछ भी फार्मूला हो सकते हैं इनके, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 100 क्या हो जाते हैं, नॉन स्टाइशोमेट्रिक, लेकिन ये गैप फिल होने से क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो दे आर हार्ड, नॉन स्टाइशोमेट्रिक, हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके किससे कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल मेटल से ना, ओरिजिनल मेटल के कंपेयर में हार्ड हो गए क्योंकि गैप फिल हो गई, है ना, कुछ तो डायमंड जितने हार्ड हो जाते, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, लेकिन बाकी इनकी और इनर्ट रहते हैं, है ना, इनर्ट, ठीक है, और लेकिन कंडक्टिविटी रहती है इनमें ना, मतलब ये जो, क्योंकि इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है Fe के वो तो है ना, इसलिए कंडक्टिविटी रह जाती है इसमें। यदि ये रिएक्ट कर लिया होता, जैसे NaCl सॉलिड जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है ना, क्योंकि उनमें रिएक्शन हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो Cl में चले गया Na का, है ना, इसलिए वो फिर कंडक्टिविटी उनमें रह नहीं जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, तो देखो समझ भी सकते हैं, Fe के फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, इसलिए वो फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, इस पूरे को हाइड्रोजन विथ Fe, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। तो इनकी ये सब स्पेशलिटी होती है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर हार्डर देन मेटल, है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल, है ना, बट दे रिमेन कंडक्टर, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन अभी भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो फर्स्ट पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जैसा है, ठीक है, क्या नॉन स्टाइशोमेट्रिक है और रिएक्शन नहीं करी हुई है इन्होंने, है ना, तो इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे, ठीक है, नहीं तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक। तो देखो ये हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब हम देखो, अब हम पूरा इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे करेंगे, है ना, वही उसी में सबसे ज्यादा पोर्शन उसी का है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका रीजन ये है, ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ N-1D एंड NS, है ना, इन दोनों की एनर्जी सिमिलर होने से दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग, है ना, ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ N-1th D एंड Nth S, या ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट D एंड S, है ना, कभी नहीं, N-1th D ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ N-1th D एंड Nth S, ना, मतलब लास्ट S और D, ये वाले, ठीक है, इनकी एनर्जी सिमिलर होने से, है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ S एंड D बोथ पार्टिसिपेट्स, है ना, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके भी निकलेंगे फिर उसके बाद इनके भी निकलने लग जाएंगे, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं तो वो एक लाइन भी लिख सकते हैं, ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ N-1th D एंड Nth S, है ना, तो भी इसका मतलब रीजन वही है कि उनकी एनर्जी सिमिलर होना, ठीक। तो इसलिए क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अब एक बार ये क्वेश्चन आया है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है 3D में, तो Mn, है ना, +7, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय Mn, है ना, इन 3D सीरीज, 3D में, तो दैट इज Mn, है ना। ये पैराग्राफ टाइप में आ सकता है कि कुछ इस पे एक पैराग्राफ दें और फिर ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय ओनली कॉपर इन 3D, ना, 3D में कॉपर करता है, ऐसे बहुत सारे करते हैं, है ना, Ag भी करता है, बहुत सारे क्या है, 2 ही 3 है ना,
लेकिन कॉपर 3D सीरीज में कॉपर करता है, ठीक है ना। फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट Zn2 पॉजिटिव है, इसकी भी फिक्स्ड है, और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, ये दोनों की वेरिएबल नहीं है ना, फिक्स्ड होती है इनकी, ठीक है। तो देखो है ना, ये ऐसे हो सकता है पैराग्राफ वगैरह में कुछ दे दें और ये 2-3 क्वेश्चंस पूछ लें। 3D में इनकी फिक्स्ड है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, CD भी होता है ना, लेकिन 3D सीरीज में Zn की और Sc ही है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, ठीक है। स्कैंडियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जिंक शो ओनली +2, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो क्या होता है, सभी +2 करते ही करते हैं, है ना। 3D सीरीज में स्कैंडियम को छोड़ के सबकी +2 तो होती है, जैसे कॉपर की भी +1 +2 दोनों होती है ना, सभी की +2, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन फिर यहां पे बनता है कि वाई स्कैंडियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो इसका रीजन क्या होगा, वही देखो, स्कैंडियम का हमने करा था, क्या हो जाता है, D0 हो जाता है +3 में, और ये भी क्या होता है, हाईली स्टेबल, है ना। इसलिए इसमें क्या, अब इसमें क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन D, एक ही रहता है, तो इसके कारण क्या होता है कि वो 0 करना इसके लिए बहुत आसान है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाता है। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D0 कॉन्फ़िगरेशन, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ D आल्सो पार्टिसिपेट्स, है ना। नहीं तो ऐसे तो D0 सब में हो सकता है, हाँ ये भी लिख ही दो इसमें, क्योंकि क्या है कि ऐसे तो सब में ही होता है, लेकिन इसमें एक ही होता है, इसलिए बहुत आसानी से D0 कर लेता है, इसलिए ये +2 पे रुकता ही नहीं है, सीधे कर लेता। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D, है ना, आल्सो पार्टिसिपेट्स, है ना, इसलिए इसमें क्या होती है, +3 हो जाती, ठीक है ना। अब जिंक का पूछे कि वाई Zn शो ओनली +2, तो उसमें 3D10 हो जाता है ना, तो ये भी स्टेबल है, ठीक है। देखो हमने करा ही है ना, जिंक में +2 में D10 हो जाएगा, तो वो भी स्टेबल होता है, तो इसलिए Znc +2 ही करता है और Sc +3 ही कर लेता है ना, ठीक है। तो ये है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें पूछेंगे। अब इसी टाइप के देखो कुछ एक और क्वेश्चन है कि वाई Fe+3 इज मोर स्टेबल देन Fe+2, है ना। तो इसमें भी देखो, ये सब देखो ज्यादातर रीजन वही D5 D10 वाले, तो इसमें क्या हो जाता है, D5 हो जाता है, Fe+3s D5, इसीलिए देखो मैंने बोला है, वो स्कैंडियम से जिंक तक के तो एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्फ़िगरेशन जरूर करना है ना, तो उससे ही आपके हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चंस में तो वही काम में आ जाएगा, और उसमें तो आना ही है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, विशेषकर है ना, Fe से लेके Fe कोबाल्ट निकल जिंक, है ना, इनके तो कोऑर्डिनेशन में भी काम में आएंगे, ठीक है। तो ये D5 होता है, जबकि ये क्या होता है, D6 होता है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही Mn में उल्टा हो जाता है, Mn+3 इज लेस स्टेबल देन Mn+2, तो इसमें भी इसका D5 होता है ना। तो ये D5 के कारण क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो ये सब हम नॉर्मल VBT से हो रहा है, लेकिन क्रोमियम के केस में हम CFT लगाते हैं, वो T2G वाली, ठीक है। क्रोमियम के केस में याली थ्योरी की जगह वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो Cr3 पॉजिटिव होता है ना, Cr3 पॉजिटिव में कितना होगा, D3 होगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे T2G में चले जाते हैं, और T2G में आपको पता है कैसे होते हैं, 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो तीनों, फिर ये भी क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो इसको इसी से एक्सप्लेन करते हैं, है ना, तो अब वो जिससे जो थ्योरी से जो एक्सप्लेन होता है उसको उसी से, बाकी सब में हमने नॉर्मल लगाया है ना, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसमें ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही इसका होता है, ठीक है।
तो why Cr3 positive is highly stable? Because it has T2G3 half filled configuration. इसको देखो याद ही रखना है T2G3 कि T2G3 वाला है. अब इसका देखो क्वेश्चन जो अभी तक बोर्ड में 3-4 बार पूछ चुके हैं, है ना, वो ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला क्वेश्चन ना, कि विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट Fe+2 और Cr+2, है ना. देखो ये क्वेश्चन मतलब शायद हो सकता है इस बार भी आए, क्योंकि पिछले साल एग्जाम नहीं हुई, है ना. तो क्योंकि ये ज्यादातर ऐसा हुआ है ना, कि हर अल्टरनेट ईयर्स में लगभग पूछा क्वेश्चन है, ठीक है, कि विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट Fe+2 और Cr+2. तो देखो आंसर Cr को ही लगाना है, चाहे इसका किसी से भी कंपैरिजन पूछे, है ना, किसी से भी आ जाए, चाहे वो Mn+3 के साथ आए, Mn+2 के साथ आए, Fe के साथ आए, कोबाल्ट के किसी के भी साथ आए, इसका आंसर हमेशा Cr+2 ही लगना है, ठीक है. तो अब उसका रीजन ये ना कि Cr+2 इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज, है ना, Cr+3 इज हाईली स्टेबल, बिकॉज Cr+3 is highly stable having T2G3 half filled configuration, है ना. तो अब हम इसमें Cr2 की जगह 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाईली स्टेबल ड्यू टू T2G3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि क्या होगा, Cr+2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये +3 में कन्वर्ट होगा, है ना. कोई भी रिड्यूस करेगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना. तो जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी से हमको डिस्कस करना है, ठीक है. तो बाकी सब में जो बनता है वो उतना स्टेबल नहीं होता, है ना. इसलिए Mn में Mn+2 ही बहुत स्टेबल होता है. वो किसके कारण, ये D5 के कारण, है ना, कि Mn+2 Fe भी होता है, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होती है जब T2G3 हो, है ना, बजाय D5 के. ये स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि D5 में क्या होगा, T2G5 हो जाएगा, है ना. तो वो ना तो हाफ फील्ड रह जाएगा ना फुल फील्ड होगा, है ना. तो क्रोमियम में 3 ही है तो हमेशा यही रहेगा. इसलिए Cr+3 क्या है, इन सबसे ज्यादा स्टेबल है, Fe+3 से भी, Mn+3 से भी. Mn+2 ज्यादा है जबकि, लेकिन Mn+3 से, ठीक है. +3 वालों में Cr+3 इज मोस्ट स्टेबल, है, सबसे स्टेबल होता है, ठीक है. तो देखो Mn2+ Cr3+ से ज्यादा है, ठीक है. देखो ये भी किसी एक क्वेश्चन में ये भी यूज आता है कि Mn, देखो ये ऐसा, ये एक ऑर्डर, Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Cr+3 इज मोर स्टेबल देन V+2 ना. ये तीनों का ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना. उसका आंसर यही करना है, ठीक है, कि Mn+2 होता है ज्यादा स्टेबल, है ना, लेकिन +3 में Cr ही होगा, ठीक है. यदि +3 को कंपेयर करो तो Cr ज्यादा स्टेबल हो, लेकिन +2 वाले, क्योंकि देखो इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगेगी, है ना, इसलिए वो फिर उससे ज्यादा होता है. तो देखो अब इसका क्वेश्चन क्या आता है कि ये ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ V2O5 लेस देन Cr2O7 2 नेगेटिव लेस देन MnO4 नेगेटिव, है ना. ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना. तो इसको फिर ये वाई, ये क्वेश्चन, वाई द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दीज 3 आर लाइक दिस, है ना, कि ये ऐसा क्यों है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन, ठीक है. तो क्यों है, इसीलिए क्योंकि ये इनमें चेंज होते हैं, है ना, इनमें चेंज होते हैं. अब इनमें चेंज होने में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है
इसलिए Mn सबसे जल्दी चेंज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। Cr इसके कंपेयर में थोड़ा स्लो होगा, V और स्लो होगा ना। तो आप देखो आंसर क्या लिखना है इसमें, आंसर ऐसा लिखना, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लाइक ये V2 पॉजिटिव लेस देन Cr3 पॉजिटिव लेस देन Mn2 पॉजिटिव। V2 stability of their lower oxidation state is like V2 positive less than Cr3 positive less than Mn2 positive, ठीक है। और बस इतना ही आंसर लिखना, इससे वो हो गया एक्सप्लेन, है ना, ये आंसर से वो एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी इसमें कन्वर्ट होगा, इसलिए वो जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, उसका पावर ज्यादा। लिखना नहीं है कुछ भी, है ना, क्योंकि 1 मार्क का आएगा तो आंसर ये लिखना। और दूसरा देखो इनके भी रीजंस उतने हमारे लिए वो नहीं है ना, तो इसको ये ऐसी चीज है कि इसको लर्न करना पड़ेगी ना, ठीक है, कि इनको थोड़ा सा लर्न करके ही करना पड़ेगा। तो ये ऐसे हमारा हो गया, ठीक है, एक ये Cr का और इसका ध्यान रखना, है ना, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादातर किसमें शो करते हैं, बस ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में। देखो ये सब है ना, इसमें +5 है, इसमें +6 है, इसमें +7 है ना, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो निकालोगे आप तो +7 +6 +5 ऐसी आएगी। तो ये और किसी से के साथ नहीं होती, या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा, इन दो के साथ ही कर पाएंगे इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यही दोनों कैपेबल होते हैं इनसे इतने इलेक्ट्रॉन गेन करने के, है ना, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि why higher oxidation states, why higher oxidation states of transition metal या ions, transition metals, compounds, ऐसा लिख, why higher oxidation state of transition metal compounds are shown in oxides and fluorides, oxides and fluorides of transition metals are shown in transition metal compounds are shown in oxides and fluorides, है ना, बाकियों में नहीं होती किसी में भी। +5 से ज्यादा और किसी में हो ही नहीं सकती, है ना, +5 और उससे ज्यादा वो सिर्फ इन्हीं में होती है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि हाँ, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी of oxygen and fluorine, only they are capable to gain more electrons, है ना, इसलिए ना, तो उनके मेनली हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका आंसर, ठीक है। तो देखो एक ये क्वेश्चन, अब इसमें भी ऑक्सीजन के साथ और ज्यादा होती है, जैसे ऑक्सीजन के साथ OSO4 +8 तक भी हो जाती है, और जबकि फ्लोरीन के साथ +5 से ज्यादा बहुत रेयर होती है ना, फ्लोरीन के साथ +5 ही कर पाते हैं, +7 +8 तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है, ठीक है। तो इसका भी रीजन पूछा जा सकता है ना, कि वाई इन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड दे या ऑक्सो एनायन लिख दे ना, कोई भी ऐसा वर्ड जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ऑक्सो एनायंस, इनको ऑक्सो एनायंस बोलते हैं, इसको ऑक्साइड बोलते हैं, CrO3 ये सब ऑक्साइड है, और चार्ज लग गया तो एनायंस है ना, नेगेटिव चार्ज लग गया, ठीक है। तो वाई इन ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस oxidation state of transition metals are higher than fluorides, ना, कि फ्लोराइड से ज्यादा हाई इसमें शो करते। देखो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, यदि उसका मीनिंग ये निकल रहा है
है ना, कि क्यों ऑक्साइड ऑक्सो एनायंस में ज्यादा होती है फ्लोराइड से, तो उसका आंसर यही देना है ना। क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, डबल डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो 4 और ऑक्सीजन की -2 होती है ना, तो ये 4 ऑक्सीजन मिलके कितनी क्रिएट कर देंगे, +8, ठीक है, 2 × 4, है ना। जबकि फ्लोरीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन को 8 करने के लिए 8 फ्लोरीन जुड़ना पड़ेंगे, है ना। तो ये 8 फ्लोरीन जुड़ने में बहुत रिपल्शन और ये फील होगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ये करते। तो उसका मेन रीजन क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड की कैपेसिटी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन हैज कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ऑक्सीजन हैज कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मेटल्स, है ना। ये कैपेसिटी फ्लोरीन में नहीं है ना। बस इतने ही आंसर लिखना है ना, कि ऑक्सीजन हैज कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विथ मेटल, ज्यादा ये लिख लो, फ्लोरीन कैन नॉट, बस इतना है ना। वैसे खैर इतना भी बहुत है, एक का ही रीजन लिखते हैं, है ना, दूसरे का नहीं लिखना, चाहे देखो ये हो चाहे ऑर्गेनिक हो, है ना, एक का ही रीजन लिखना। जैसे एसिडिक कौन सा ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो बस एक का लिखना, दूसरे का कुछ मत लिखना। डिस्टिंग्विशन टेस्ट है तो एक की लिखना, ठीक है, तो बस उसी से हो जाता है। तो ये है ना, ये एक इसमें ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ, अब एक ये कॉपर वाला एक क्वेश्चन कि वाई Cu पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ना, कि वाई Cu पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है कि ये Cu2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, +Cu। अब इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो Cu2 पॉजिटिव है, ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने आसपास क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो इससे क्या होता है, ये काफी सारी एनर्जी को रिलीज करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो ज्यादा इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलने में जो एनर्जी लगती है उससे ज्यादा एनर्जी इससे रिलीज हो जाती है, इससे हाइड्रेशन से, इसलिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2 पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2 पॉजिटिव, which compensate second ionization energy of copper, which compensate second ionization energy of copper। तो कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाना, ठीक है, इसलिए ये हो पाता है। यदि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होती तो फिर ऐसे ही रहता, क्योंकि Cu पॉजिटिव D10 होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी वाटर में इसमें चेंज हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करवाता है, ठीक है, ये इसका रीजन हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है ना, इतने क्वेश्चंस देखो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अब बस एक लास्ट ये डी ब्लॉक में E0 वैल्यू पे रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, E0 M2 पॉजिटिव ऑब्लिक M, है ना। देखो ये हमने इलेक्ट्रो में भी करा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो ये क्या होता है, जितने भी मतलब ये जैसे इसका ग्राफ बना है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो बाकी सबका है ना क्या रहता है, ऐसे बस सिर्फ एक कॉपर का ज्यादा होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है, सिर्फ Cu का, ठीक है। तो ओनली कॉपर हैज E0 वैल्यू पॉजिटिव, सिर्फ कॉपर की ही पॉजिटिव होती है, ये हमने इलेक्ट्रो में भी करा था। इसीलिए कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन से जल्दी रिड्यूस हो जाता है ना, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में CuCl2 में कॉपर आया था आंसर, क्योंकि जिनकी E0 वैल्यू ज्यादा होती है वो जल्दी रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कॉपर को रिड्यूस कर सकता है,
कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये देखो है ना ध्यान, ये देखो ये छोटी छोटी चीजें भी ऐसे ध्यान होना चाहिए कि कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता है, हाइड्रोजन कॉपर को कर सकता है, ठीक है। मतलब H2 को यदि कॉपर के कोई सॉल्ट से करेंगे तो कॉपर बन जाएगा, लेकिन कॉपर का वाटर से करेंगे तो हाइड्रोजन नहीं बनेगा, ठीक है। या किसी भी HCl से करेंगे तो हाइड्रोजन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये है ना, तो अब इसी का रीजन पूछते हैं कि वाई E0 Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इज पॉजिटिव ना, कि ये पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। तो जो E0 वैल्यू होती है उसमें 2-3 एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना। एक तो होती है हमारी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन ना, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। और एक हाइड्रेशन एनर्जी है ना। वैसे आयोनाइजेशन का भी रोल होता है, मगर ये दोनों का सबसे ज्यादा रोल होता है, ठीक है, E0 वैल्यूज में। तो क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और एटोमाइजेशन कम होनी चाहिए, तो E0 वैल्यू नेगेटिव आती है, और अदरवाइज नहीं तो क्या होने लगती है, पॉजिटिव। तो कॉपर के केस में क्या होता है, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन इज हाई, ये हाई है, और हाइड्रेशन एनर्जी इज लो, ये लो है ना। इसलिए क्या हो जाता है, उल्टा होता है ना, इसकी पॉजिटिव हो जाती है। यदि ये उल्टे हो जाते तो ये भी पॉजिटिव से निगेटिव हो जाती, ठीक है। तो फॉर कॉपर है ना, देयर इज हाई एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी ना। इसके कारण कॉपर क्या होता है कि इसकी E0 वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है। और ये E0 वैल्यू से हमको देखो पता चलता है कौन किसको रिड्यूस करेगा। लेस इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज द रिड्यूसिंग पावर, है ना। जितना कम होगा उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना। इसीलिए कैथोड जो होता है वो उसका बनता है ना, कि जिसकी E0 वैल्यू ज्यादा होती है, और एनोड उसका बनता है जिनकी कम होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, ठीक है। तो ई सेल या E0 सेल निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वो E0 सेल पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। जो लेस E0 वाले का एनोड होता है, मोर E0 वाले का कैथोड होता है, ठीक है। इसीलिए तभी E0 सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और तभी कोई सेल वर्क करता है जब E0 सेल पॉजिटिव हो, क्योंकि डेल्टा G0 इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF E0 सेल, है ना। तो डेल्टा G0 नेगेटिव होना चाहिए, इसके लिए E0 सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और वो तभी पॉजिटिव होगा जब कैथोड का E0 एनोड से ज्यादा होगा, है ना, तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड है ना, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ज्यादा हो, ठीक। मैग्नीट्यूड क्या, वो वैल्यू भी ज्यादा हो साइन के साथ भी तो भी हो जाएगा, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव होगी तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि E0 कैथोड माइनस एनोड करते हैं, तो एनोड की नेगेटिव होगी तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा वो, ठीक है। तो है ना कि कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए एनोड से, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन देखो है ना, कॉमनली जो डी ब्लॉक में आते हैं, है ना। एफ ब्लॉक में तो गिनती के 5-6 क्वेश्चन ही होते हैं, उसमें से एक है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इनकी साइज ऐसी शार्प डिक्रीज होती है, तो देयर इज रेगुलर एंड शार्प डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड आयंस, लिख लो लेंथेनॉइड आयंस, the size of lanthanoids and ions is called lanthanoid contraction. contraction है छोटा हो जाना, तो ये लेंथेनॉइड जो along the series छोटे होते जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं। देखो डी में ये कैसी लाइन थी, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई थी, है ना, एफ में एकदम नीचे होती, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और रीजन इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, reason is poor shielding effect of F electrons ना, poor shielding effect of F electron, है ना। शील्डिंग इफेक्ट कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इससे क्या होते जाता है, साइज छोटा होते चले जाता है, ठीक है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें एफ में आते हैं, है ना, और बाहर एस रहते हैं, है ना, तो इस कारण से क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रोटॉन भी आएगा, तो न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन वो एफ वाला शील्ड उतना नहीं करता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। और इसका हमने वो तो देख ही लिया कि इसके कारण क्या हो जाता है, ZrHf का साइज सिमिलर हो जाता है, 4d 5d के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो HF होता है वो उसके बाद आता है, लेंथेनॉइड्स के बाद में आता है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखो इसमें पूछते हैं, व्हाई एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड वाली लेंथेनॉइड से ज्यादा क्यों होती, तो बस देखो है तो आंसर शील्डिंग इफेक्ट से ही। तो लेंथेनॉइड्स में 4f, लेंथेनॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, 4f सीरीज, और एक्टेनॉइड्स को 5f सीरीज बोलते हैं। तो 5f का शील्डिंग इफेक्ट और भी लेस होता है, किससे, 4f से, इसलिए ऐसा हो जाता है। द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 4f इलेक्ट्रॉन्स, ना, उनसे कम होता है ना। सो एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ना, इसलिए ये उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर एक आध क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाई लेंथेनॉइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एक्टेनॉइड्स, या व्हाई एक्टेनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लेंथेनॉइड्स, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्टेनॉइड इज लेस, द व्हाई एक्टेनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लेंथेनॉइड्स, ठीक है। तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होगी बिकॉज ऑफ लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। फिर एक वो इरेगुलरिटी वाला तो लिख ही लिया था, एक बस वो लिख लो कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, है ना, +3 कॉमन होती है, और ये भी वेरिएबल करते हैं। सर, हाँ, जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो किसकी लेस है, एक्टेनॉइड्स, है ना। तो इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ठीक है, उनकी +2 होती है, इनकी +3 होती है। लेकिन अब इसमें भी वो होता है, जो सी होता है वो +4 ज्यादा स्टेबल होती है +3 से, किसकी प्लस पूरे एफ ब्लॉक सबकी, +4 आपने सी। तो वाई सी शोज सीरियम, जैसे उधर स्कैंडियम की +3 हो जाती है +2 की जगह, तो यहाँ सी की +4 हो जाती है। वाई सी +4 इज मोर स्टेबल, तो इसका देखो आंसर वही है, जैसे उधर D0 था, इधर F0 हो जाता है ना, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ F0, ना। F0 में ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जैसे उधर D0 में नोबल गैस होता है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का, ऐसे C+4 का इधर हो जाता है, ठीक है। तो ये, और जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्टिनॉइड ज्यादा शो करते हैं लेंथेनॉइड से भी, है ना, मतलब एक्टिनॉइड में +6 तक, +7 तक भी होती है, लेकिन लेंथेनॉइड्स में +4 +5 से ज्यादा नहीं होती, है ना। तो वाई एक्टिनॉइड शोज मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनॉइड्स, है ना। तो इसका रीजन क्या होगा, सिमिलर एनर्जी वाला, वाई एक्टिनॉइड शोज मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनॉइड्स, है ना। वैसे तो ये मैंने सब लिखवाए हुए हैं पहले भी, तो इसका क्या होगा रीजन, देखो, है ना, वेरिएबल वाला रीजन कि सिमिलरिटीज, मोर सिमिलरिटीज इन द एनर्जी ऑफ 5f 6d and 7s then 4f 5d and 6s, है ना। इनके कंपेयर में इनकी एनर्जी ज्यादा सिमिलर होती है, इसलिए इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं,
है ना। वेरिएबल का भी ये रीजन था, एनर्जी सिमिलर होने वेरिएबल का रीजन था, है ना। तो ये वेरिएबल इसलिए ज्यादा करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा सिमिलर होती है ना। जैसे जैसे हमारी शेल बढ़ती जाती है एनर्जी पास पास होती जाती है ना, ठीक है। तो वो ऐसे ओवरलैप करते न लगते हैं, ठीक है। तो ये देखो, है ना, ये लगभग एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। मोस्टली जो होते हैं वो आर्टिफिशियल मेड है ना। आर्टिफिशियल मतलब लैब में बनाए गए, ठीक है। तो इतना देखो, मेरे ख्याल से तो लगभग पूरे ही चैप्टर लगभग कर ही लिया हमने, है ना, ठीक है। और इन्हीं में से 4 या 5 एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आएंगे इसके, एक एक मार्क के, है ना। तो लगभग 5 क्वेश्चन शायद इनमें से ही आ जाए, है ना, आ ही जाएंगे इनमें से, ठीक है। तो ये एक बार इसको अच्छे से कर लो, तो इजी चैप्टर है ना, ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक बार ही और पढ़ लोगे अभी तो जल्दी से हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर से अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो उधर कोऑर्डिनेशन में भी काम में है, ठीक है। ठीक ठीक, चलो इतना करते हैं ना। हाँ, वो एड्सॉर्प्शन से जैसे क्या होता है कि ये हमारा सिलिका जेल होता है ना। तो सिलिका जेल क्या होता है, मॉइस्चर को एड्सॉर्ब कर लेता है, तो वैक्यूम क्रिएट करने के काम में भी आता है सिलिका जेल या दूसरी ऐसी चीजें। एड्सॉर्प्शन है उसमें, जैसे सिलिका जेल को हम इसमें लेदर के उसमें रखते हैं, है ना, कपड़ों में भी रखते हैं, है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि वो इसको एड्सॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को, तो वो खराब नहीं होता, है ना। तो ऐसे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, मॉइस्चर फ्री, मेनली तो मॉइस्चर फ्री करने के मेन काम वो है, वैक्यूम तो नहीं, मॉइस्चर फ्री, ठीक है, उसके लिए करते हैं, ओके, है ना। जैसे चारकोल को यूज करते हैं पॉल्यूटेड गैस को एड्सॉर्ब करने के लिए, तो गैस मास्क में यूज होता है, ठीक ठीक ठीक।